डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर के उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन। पुनर्जन्म के बाद मैंने अपनी सीईओ वाइफ से मिलना पूरी तरह छोड़ दिया। वो मेरे ऑफिस के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी, पर मैं बैकडोर से चुपचाप निकल गया। उसने वहां ट्रांसफर मांगा जहां मैं काम कर रहा था, तो मैंने तुरंत एक बहुत दूर और सीक्रेट एरोस्पेस प्रोजेक्ट पर जाने का फैसला कर लिया। पिछली लाइफ में हमारी सगाई बचपन में ही हो गई थी, पर वो हमेशा वेडिंग डेट टालती रही। फिर एक रात हम दोनों ने नशे में सारी हदें पार कर दीं। जियांग वॉर्निंग को लगा कि ये सब मेरा प्लान था, पर फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए उसे मजबूरी में मुझसे शादी करनी पड़ी। शादी के बाद जब भी मैं इंटीमेसी की कोशिश करता, वो मुझे किसी जहरीले सांप की तरह देखती। जब मैं उसे उसकी ड्यूटीज याद दिलाता, तो वो बस एक रोबोट की तरह जो आज्ञा बोलती। मैं इतना स्ट्रेस में था कि एक रात अचानक मेरी मौत हो गई। पर जब मेरी आंख खुली, तो सामने वही बिखरा हुआ बिस्तर था। एक ठंडी आवाज कानों में पड़ी। मैंने पेरेंट्स को फोन कर दिया है। शादी 3 दिन में है। अब तो खुश होना, सियाओ यी चेन। मैंने देखा कि जियांग वॉर्निंग अब 50 साल की नहीं, बल्कि 20 साल की एक बेहद ब्यूटीफुल लड़की थी। मैं समझ गया कि मेरा रीबर्थ हुआ है। हमारी सगाई बचपन से तय थी, पर वो मुझे कभी पसंद नहीं करती थी। पूरे शहर में मेरा मजाक बनता था, क्योंकि वो सालों तक शादी पोस्टपोन करती रही। फिर वो एक रात वाला हादसा हुआ और उसे मुझसे शादी करनी पड़ी। मैंने उसे बेइंतहा प्यार किया। जब उसकी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने अपने परिवार की सारी एसेट्स उसे दे दी। उसे फ्रेश फ्लावर्स पसंद थे, तो मैंने पूरे आंगन को गार्डन बना दिया। 10 साल तक मैं उसकी एक मुस्कुराहट के लिए तरसा, पर अब मुझे पता है कि उसका दिल तो किसी और के लिए धड़कता था। पुरानी यादें चींटियों की तरह मेरे दिल को काट रही थीं। मैंने खुद को संभाला और उससे कहा, तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये एंगेजमेंट कैंसिल कर रहे हैं। इस बार मैं अपना कीमती वक्त उस औरत पर बर्बाद नहीं करूंगा जो मुझसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर वो बस हंसी। सियाओ यी चेन, फिर से वही हार्ड टू गेट वाला नाटक? उसे लगा मैं गुस्से में बोल रहा हूं, क्योंकि पहले भी मैं ऐसा कर चुका था। पर इस बार मैं सीरियस था। वो बिना मेरी बात सुने वहां से चली गई। मैंने सोचा ठीक है, मैं सीधे जियांग फैमिली से बात कर लूंगा। मेरे पास करने को और भी जरूरी काम थे। मैंने अपने प्रोफेसर को फोन किया। सर, क्या मैं अब भी उस एरोस्पेस बेस वाले प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं? प्रोफेसर हैरान थे। बिल्कुल, पर याद रखना, ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है। 3 साल तक तुम ना घर आ पाओगे और ना ही किसी से कांटेक्ट कर पाओगे। सोच लो। मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया। पिछली लाइफ में मैंने उसके लिए अपना सपना छोड़ा था, पर इस लाइफ में मैं खुद के लिए जीना चाहता था। उन्होंने कहा कि मुझे 5 दिन में निकलना होगा। मेरा कोई अपना नहीं था जिसे मैं अलविदा कह सकूं। 18 साल की उम्र में ही मेरे पेरेंट्स चल बसे थे। मैंने जियांग के पेरेंट्स को फोन करके सगाई तोड़ने की बात कही और फिर एक ऑक्शन हाउस चला गया। वहां मेरी मां की बनाई हुई एक कलाकृति लव की नीलामी हो रही थी। मैं उसे हर हाल में पाना चाहता था, पर वहां मेरी मुलाकात फिर से जियांग वॉर्निंग और सॉन्ग जिनियान से हो गई। मुझे देखते ही वो भड़क गई। सियाओ यी चेन, अब ये कौन सा नया गेम है? तुमने मेरे पेरेंट्स को फोन क्यों किया? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं अपना फैसला बदल लूंगी? वेडिंग इन्विटेशंस बंट चुके हैं, अब कुछ नहीं बदलेगा। मैंने समझाना चाहा, तुम गलत समझ रही हो, मैं सच में। उसने मुझे बीच में ही टोक दिया। बस करो अब। मैंने बोलना बंद कर दिया। 4 दिन बाद जब मैं शादी में नहीं पहुंचूंगा, तब उसे खुद समझ आ जाएगा। ऑक्शन शुरू हुआ। जियांग वॉर्निंग बड़े प्यार से सॉन्ग जिनियान से बोली, जिनियान, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। जो पसंद हो मांग लो, मैं सब दिला दूंगी। जिनियान शर्माने का नाटक करने लगा। नहीं, आपने मुझे पाला है, वही बहुत है। ये सब बहुत एक्सपेंसिव है। मैं इसके काबिल नहीं हूं। जियांग ने प्यार से कहा, पागल मत बनो, तुम दुनिया की हर अच्छी चीज डिजर्व करते हो। सॉन्ग जिनियान की मां जियांग वॉर्निंग की सबॉर्डिनेट थीं, जिन्होंने 3 साल पहले जियांग की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। जियांग वॉर्निंग ने तभी से सॉन्ग जिनियान को गोद ले लिया और उसे आंटी कहने को कहा। तब सॉन्ग बस 10 साल का था और जियांग करीब 20 की। अब साल बीत चुके हैं और वो छोटा बच्चा एक टॉल और हैंडसम जवान लड़का बन चुका है। जियांग वॉर्निंग को देखते ही सॉन्ग जिनियान का चेहरा शर्म से लाल होते देख मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा पागल था। मैं जियांग का सॉन्ग के लिए वो प्यार कभी देख ही नहीं पाया। तभी ऑक्शनियर की आवाज गूंजी, अगली चीज है मशहूर सेरामिक मास्टरपीस लव। एक सफेद सेरामिक वेस स्टेज पर लाया गया, जिस पर एक हथनी अपने बच्चे को गले लगा रही थी। सॉन्ग जिनियान ने उसे देखते ही नजरें गड़ा दी। जियांग वॉर्निंग ने तुरंत नोटिस किया। क्या तुम्हें ये पसंद है? सॉन्ग ने शर्माते हुए कहा, जी, इसे देखकर मुझे अपनी मां की याद आती है। तभी मैंने अपना पैडल उठाया और बोली लगाई, 1 करोड़। अपनी मां की आखिरी निशानी पाने के लिए मैंने मार्केट प्राइस से डबल कीमत लगा दी। पर तभी जियांग वॉर्निंग ने भी बोली लगा दी, 1.5 करोड़। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो बड़ी शान से बोली, जिनियान को ये पसंद है। मेरी आंखों में गुस्सा था। ये मेरी मां की आखिरी निशानी है।
जियांग वार्निंग सन रह गई। उसने पहली बार आर्टिस्ट का नाम देखा, बोली लगाने वाला, उसका हाथ रुकने ही वाला था कि तभी सॉन्ग जिनियान भारी आवाज में बोला, कोई बात नहीं आंटी, वैसे भी मैं इतनी अच्छी चीजों के काबिल नहीं हूं। उसकी रोती हुई आंखें देख जियांग का दिल भर आया। उसने तुरंत स्टाफ को बुलाया और कहा, आकाश दीप, स्काई लैंटर्न जला दो, ये सिरेमिक पीस मुझे हर हाल में चाहिए। इसका मतलब था कि अब कोई कितनी भी ऊंची बोली लगा ले, जियांग वार्निंग उससे 10 लाख ज्यादा ही देगी। वो उसे किसी भी कीमत पर जीतना चाहती थी। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। जियांग वार्निंग, मैंने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम सच में ऐसा करोगी? बचपन से आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर आज भीख मांगता हूं। प्लीज मेरी मां की आखिरी निशानी मेरे लिए छोड़ दो। पर जियांग वार्निंग टस से मस नहीं हुई। सॉरी, जिनियान को कोई चीज बड़ी मुश्किल से पसंद आती है। निराशा में मेरा हाथ नीचे गिर गया। भले ही मेरे पास विरासत में बहुत संपत्ति थी, पर कैश के मामले में मैं जियांग का मुकाबला नहीं कर सकता था। आखिर में मेरी मां का लव सॉन्ग जिनियान को दे दिया गया। आंटी थैंक यू, मुझे ये बहुत पसंद आया। सॉन्ग जिनियान ने उसे खुशी खुशी लिया, पर तभी अचानक उसके हाथ से वेस छूट गया। कांच टूटने की आवाज के साथ मेरी मां की आखिरी निशानी मिट्टी में मिल गई। मैं उन टुकड़ों को समेटकर घर ले आया और उन्हें जोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी एक नौकर आया। यंग मास्टर, सॉन्ग जिनियान बाहर विला के गेट पर घुटनों के बल बैठा है। वो आपसे माफी मांगना चाहता है और कह रहा है कि जब तक आप खुद आकर उसे माफ नहीं करेंगे वो खड़ा नहीं होगा। मैंने सिर उठाए बिना कहा, मैं उससे नहीं मिलूंगा। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। जियांग वार्निंग गुस्से में घर के अंदर आई। सियाओ यी चेन, क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? उसकी आंखों में आग थी। जिनियान 1 घंटे से बाहर घुटनों के बल बैठा है, क्या उसे माफ करना इतना मुश्किल है? मेरे हाथ रुक गए। वो अपनी मर्जी से वहां बैठा है। उसने मेरी मां की आखिरी चीज तोड़ दी, तो मैं बाहर जाकर उसे सांत्वना क्यों दूं? जियांग वार्निंग कुछ बोलती, उससे पहले उसका असिस्टेंट भागता हुआ आया। सीईओ जियांग, बुरा नैक हुआ। सॉन्ग जिनियान बेहोश हो गया है। जियांग का चेहरा उतर गया। उसने मुझे अभी भी टुकड़े जोड़ते देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने हाथ मारकर सारे टुकड़े फिर से नीचे गिरा दिए। सियाओ यी चेन, तुम बहुत पत्थर दिल हो। इतना कहकर वो बारिश में सॉन्ग की मदद के लिए बाहर भाग गई। मैंने जमीन पर पड़े उन टुकड़ों को देखा जो अब पूरी तरह चकनाचूर हो चुके थे। क्या मैं पत्थर दिल हूं? सालों तक मैं उसके पीछे भागता रहा कि वो मुझे एक बार देख ले, पर बदले में क्या मिला? पिछली लाइफ में दर्दनाक मौत और इस लाइफ में ये बेरुखी। पत्थर दिल असल में कौन है? मैंने एक एक टुकड़ा उठाया और फैसला कर लिया। जियांग वार्निंग, अब मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करना चाहता। मैंने वो सब सामान पैक किया जो जियांग ने सालों में मुझे दिया था। वो सब असल में उसके पेरेंट्स के कहने पर असिस्टेंट ने खरीदा था। बस एक जियांग खानदान का पुश्तैनी जेड पेंडेंट कीमती था जिसे मैं खुद लौटाना चाहता था। जब मैं सॉन्ग जिनियान के हॉस्पिटल रूम के बाहर पहुंचा तो अंदर से उसकी आवाज आई, आंटी, मेरे साथ इतनी अच्छी मत बनिए, मुझे इसकी आदत हो जाएगी। बाद में जब आपकी शादी हो जाएगी तो मैं कैसे रहूंगा? दरवाजे के शीशे से मैंने देखा कि जियांग वार्निंग उसे गले लगाना चाहती थी, पर उसने खुद को रोक लिया। उसने सॉन्ग के सिर पर हाथ रखा और कहा, ये क्या बकवास है? शादी के बाद भी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम मुझे अपनी सगी आंटी मान सकते हो। सॉन्ग की आंखों में निराशा थी। सिर्फ आंटी? उसने धीरे से कहा, पर शादी के बाद आपके अपने बच्चे होंगे, तब मेरा क्या होगा? तभी जियांग वार्निंग बिना सोचे बोली, सियाओ यी चेन और मेरे कभी बच्चे नहीं होंगे। सॉन्ग हैरान रह गया, क्यों? जियांग वार्निंग की आंखों में अजीब सी कड़वाहट थी। मैंने सियाओ यी चेन से झूठ बोला है कि मुझे बीमारी है और बच्चा होने से मेरी जान को खतरा हो सकता है। उसने वादा किया है कि वो मुझ पर दबाव नहीं डालेगा और शादी के बाद वो खुद की स्टेरिलाइजेशन नसबंदी करवा लेगा। जिनियान, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारी आंटी रहूंगी। भविष्य में मेरी सारी जायदाद तुम्हारी ही होगी, इसलिए फिक्र मत करो। ठीक है आंटी। सॉन्ग जिनियान की आंखों में चमक आ गई। उसने खुद को जियांग वार्निंग की बाहों में डाल दिया जबकि मैं दरवाजे पर खड़ा पीला पड़ गया था। जियांग वार्निंग ने वाकई मुझसे कहा था कि उसे बीमारी है और प्रेगनेंसी से उसकी जान जा सकती है। मैंने कभी उसकी बात पर शक नहीं किया, इसलिए पिछली लाइफ में शादी के बाद मैंने तुरंत स्टेरिलाइजेशन नसबंदी करवा ली थी ताकि गलती से भी जियांग को कोई खतरा ना हो। मैंने उसे इतना संभाल कर रखा, इतनी परवाह की, पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब एक झूठ था। मेरा सिर चकरा गया और मैं एक कदम पीछे हट गया। तभी जियांग वार्निंग का बॉडीगार्ड वहां से गुजरा। मुझे दरवाजे पर देखकर वो हैरान रह गया। मैंने जल्दी से वो जेड पेंडेंट उसके हाथ में थमा दिया। ये जियांग वार्निंग को दे देना, और बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। आज मेरा जन्मदिन है और चूंकि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूं, इसलिए मैंने अपने दोस्तों के लिए एक बड़ी पार्टी रखी थी। पर अचानक जियांग वार्निंग वहां सॉन्ग जिनियान के साथ आ गई। ये तुम्हारा गिफ्ट है, जियांग वार्निंग ने ठंडी आवाज में कहा और एक बॉक्स मेरी तरफ फेंक दिया। मैंने बिना देर किए वो अंगूठी उसे वापस कर दी। जो सामान मैंने पिछली बार बॉडीगार्ड को दिया था, क्या वो तुम्हें नहीं मिला?
अगर तुमने वो पुश्तैनी जेड देखा होता तो तुम समझ जाती कि मेरा तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। जियांग वॉनिंग ने भौहें सिकोड़ी। मैंने वो नहीं देखा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हें मुझे गिफ्ट्स देने की जरूरत नहीं है। मैं एक पल के लिए उलझ गया, फिर समझ आया कि जियांग ने शायद उस बैग को देखा ही नहीं और लगा कि मैं उसे कोई गिफ्ट दे रहा हूं, इसलिए उसने उसे खोला तक नहीं। मुझे अपनी पिछली लाइफ याद आई। जब मैंने जियांग वॉनिंग का सामान चेक किया था तो बेसमेंट का स्टोरेज रूम धूल भरे डिब्बों से भरा था। वो सब मेरे दिए हुए गिफ्ट्स थे। उसका 25वां जन्मदिन, वो नेकलेस जिसे बनाने में मुझे हफ्ता लगा था, या वो ताबीज जिसके लिए मैं 3 दिन तक मंदिर में बैठा रहा। इतने प्यार और मेहनत से दिए गए तोहफे बिना खुले कबाड़ में पड़े थे। इसके उलट जिनयान के दिए सस्ते सितारों और मामूली कंगन को उसने तिजोरी में संभाल कर रखा था। मेरे चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। मैं सफाई नहीं देना चाहता था, बस मेहमानों से मिलने चला गया। पार्टी के बीच में सोंग जिनयान अचानक जियांग वॉनिंग पर गिर गया। आंटी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जियांग का चेहरा तुरंत उतर गया। क्या तुम बीमार हो? कुछ गलत खा लिया क्या? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वो बिना किसी को कुछ बोले जिनयान को लेकर बाहर निकल गई। मुझे लगा कि पार्टी का होस्ट होने के नाते अगर सोंग को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मेरी होगी, इसलिए मैं उनके पीछे गया। पर जियांग वॉनिंग की बेंटली कार के पास पहुंचते ही मुझे सोंग जिनयान की तड़पती आवाज सुनाई दी। आंटी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ नीचे बहुत दर्द हो रहा है। शीशा खटखटाने के लिए बढ़ा, मेरा हाथ रुक गया। बाहर खड़े होकर भी मैं समझ सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। जियांग वॉनिंग परेशान होकर बोली, जिनयान, तुम्हें किसी ने ड्रग दे दिया है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। पर जिनयान ने उसे कसकर पकड़ लिया। बहुत देर हो चुकी है आंटी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज आंटी, मुझे सिर्फ आप चाहिए। लड़के की गहरी आवाज ने जियांग के संयम को तोड़ दिया। ठीक है, उसने धीरे से कहा, और फिर वो लड़का एक जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा। मैंने अपनी आंखों के सामने कार को बुरी तरह हिलते देखा और जियांग की ऐसी आवाजें सुनी जो मैंने 20 साल की शादी में कभी नहीं सुनी थी। पिछली लाइफ में हमारी इंटीमेसी उंगलियों पर गिनी जा सकती थी, पर आज मुझे समझ आया कि उसे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा नहीं था, बस उसे मुझमें दिलचस्पी नहीं थी। मैं वहां से हट गया। शायद यही बेहतर है। इस जन्म में सबको वही मिल रहा है जो वो चाहते हैं। 2 घंटे बाद जब पार्टी खत्म होने वाली थी, मैं ऊपर लाउंज में गया और एक ग्लास जूस पिया। तभी मेरे पेट में तेज जलन होने लगी। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैं किसी को बुलाने ही वाला था कि दरवाजे पर एक ठंडी आवाज गूंजी, कैसा लग रहा है सियाओ यी चेन? ड्रग खाकर बुरा लग रहा है ना? सामने जियांग वॉनिंग खड़ी थी। मुझे समझ आ गया कि मेरे जूस में नशा उसने मिलाया था। जियांग वॉनिंग, तुम क्या चाहती हो? वो आगे बढ़ी। मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। तुमने जिनयान को ड्रग क्यों दिया? सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारी मां की निशानी तोड़ दी? तुम उसे सबके सामने बदनाम करना चाहते थे? वो अभी बच्चा है, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मैं सन्न रह गया। मैंने कब जिनयान को नशा दिया? जियांग वॉनिंग कड़वाहट से हंसी। झूठ मत बोलो। मैंने जिनयान से पूछा है, उसने आज सिर्फ एक ग्लास पानी पिया था जो तुमने उसे दिया था। अगर तुम नहीं तो फिर कौन? तभी मुझे समझ आया कि इसे कहते हैं अंधा पक्षपात। सोंग जिनयान का एक शब्द ही काफी था। जियांग ने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मुझे गुनहगार मान लिया। पागल औरत। मैं हंसा और एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन उठाया, पर जियांग ने फोन छीन लिया। ये नशा बहुत तेज है। एम्बुलेंस तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, मुझसे भीख मांगो। किस बात की भीख? इस नशे से छुटकारा दिलाने के लिए, जियांग वॉनिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें घुटनों के बल बैठकर जिनयान से माफी मांगनी होगी, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं उसे देखता रह गया। अभी कार में सोंग जिनयान के साथ मजे करके आई थी और अब मुझे नशे की हालत में घुटनों पर बैठने को कह रही थी। उस पल मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी घिन महसूस हुई। जियांग वॉनिंग मेरे और करीब आई। सियाओ यी चेन, अब ये किस बात का नाटक है? क्या तुम यही नहीं चाहते थे? उसने ठंडी आवाज में कहा। तुमने पहले भी मुझे शादी के लिए मजबूर करने के लिए ऐसी ही चालें चली थीं। अब मैं बस तुम्हें तुम्हारे पापों की माफी मंगवा रही हूं। इसमें गलत क्या है? अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने उसे झटके से पीछे धकेला, मेज पर रखी कैंची उठाई और सपाट लहजे में बोला, मुझे घुटनों पर झुकाना और सोंग जिनयान से माफी मंगवाना? ये सपना देखना छोड़ दो। इतना कहते ही मैंने बिना सोचे वो कैंची अपनी जांघ थाई में घोंप दी। जियांग वॉनिंग का चेहरा अचानक उतर गया। सियाओ यी चेन, ये क्या कर रहे हो? पर मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं बस बार बार कैंची अपनी जांघ में मारता रहा। मेरी व्हाइट शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। जियांग वहीं जम गई। उसके दिमाग में बस एक ही बात आई कि मैं उससे दूर रहने के लिए खुद को जान से मार सकता हूं, पर उसके साथ नहीं रह सकता। सियाओ यी चेन, वो चिल्लाई और मेरा हाथ पकड़ लिया। कैंची नीचे गिर गई। दर्द इतना भयानक था कि मेरा धुंधला पड़ा दिमाग थोड़ा साफ हुआ।
तभी नीचे से तालियों की आवाज आई। सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे कि बर्थडे बॉय आकर कुछ बोले। मैंने उस जानलेवा दर्द को सहा, जियांग को साइड किया और नीचे चला गया। मुझे खून से लथपथ देखकर सबकी सांसें रुक गईं, पर मेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। मैंने अपना ग्लास उठाया, सबकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, हैप्पी बर्थडे टू मी, एक सुनहरे भविष्य के लिए। इतना कहकर मैं चीख पुकार के बीच बेहोश हो गया। जियांग वॉनिंग मुझे पकड़ने के लिए दौड़ी। मैं 1 दिन और 1 रात तक बेहोश रहा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब मैं घर लौटा और अपना लगेज पैक करने लगा, तभी जियांग वॉनिंग सॉन्ग जिनियान के साथ वहां आ गई। मैंने उस ड्रगिंग वाले मामले की जांच की है। जियांग ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, किसी और ने गलती से उसे मिला दिया था, तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं था। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। पास खड़ा सॉन्ग जिनियान फिर रोने लगा। अंकल, मैंने बस कुछ बकवास कह दी थी, जिसकी वजह से आंटी ने आपको गलत समझ लिया। मैंने आपके और आंटी के लिए खुद वेडिंग सूट डिजाइन किया है। इसे मेरा बर्थडे गिफ्ट समझिए। मैंने उन कपड़ों की तरफ देखा और पिछली लाइफ की यादें ताज़ा हो गईं। मैं कड़वाहट से हंसा, क्या तुम कपड़े डिजाइन करते वक्त साइज चेक नहीं करते? मैं इस सूट में फिट कैसे आऊंगा? पिछली लाइफ में भी सॉन्ग जिनियान मेरे लिए खुद का डिजाइन किया हुआ सूट लाया था। जियांग ने मेरा पसंद किया हुआ कस्टम सूट रिजेक्ट कर दिया और मुझे वही छोटा और टाइट सूट पहनने को मजबूर किया। शादी से 2 दिन पहले मैंने पानी तक नहीं पिया था और शादी के वक्त बेहोश हो गया था, पर इस लाइफ में मैं इतना बेवकूफ नहीं बनूंगा। मेरी बात सुनकर सॉन्ग का चेहरा सफेद पड़ गया। आई एम सॉरी, मैं सूट डिजाइन करते वक्त ये सोच रहा था कि अगर मैं दूल्हा होता तो, इसलिए गलती से। जियांग वॉनिंग ने उसे हैरानी से देखा। सॉन्ग ने घबराकर अपना मुंह ढक लिया, जैसे उसकी जबान फिसल गई हो। माहौल अजीब हो गया। तभी मैं हंसा, अगर ऐसी बात है तो ये सूट तुम ही पहन लो। जियांग वॉनिंग भड़क गई, क्या बकवास कर रहे हो? मैं जिनियान की आंटी हूं। मैं मुस्कुराया, देखा गुनहगार लोग कितनी जल्दी भड़क जाते हैं। चलो फिर कोई और पहन लेगा। मुझे उन्हें एक्सपोज करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बस साफ कह दिया, जो भी हो मैं ये नहीं पहनूंगा। तुम्हारा मतलब क्या है? जियांग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैंने अपना सिर उठाकर एक एक शब्द साफ कहा, मतलब साफ है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। कल मैं शादी में भी नहीं आऊंगा। जियांग वॉनिंग को लगा मैं फिर से वही हार्ड टू गेट वाला नाटक कर रहा हूं, पर मेरी ठंडी नजरों ने उसे चुप करा दिया। उसकी नजर मेरी पट्टी बंधी जांघ पर पड़ी। उसे याद आया कि कैसे मैंने उसे छूने से बचने के लिए खुद को कैंची मार ली थी। उसे बुरा लगा, पर उसे अब भी यही लग रहा था कि मैं बस थोड़े वक्त के लिए नाराज हूं। उसने पास पड़े सूट को देखा। मुझे लगा वो फिर मुझे भूखा रहने को कहेगी, पर वो बोली, अगर तुम्हें पुराना कस्टम सूट ही पसंद है तो वही पहन लेना। जिनियान ने चौंक कर उसे देखा। आंटी। जियांग ने उसका सिर सहलाया, कोई बात नहीं, तुम अगली बार कुछ और डिजाइन कर लेना। जियांग उसे लेकर चली गई, पर थोड़ी ही देर में सॉन्ग जिनियान वापस आ गया। वो अब सहमा हुआ नहीं था, उसकी आंखों में नफरत थी। सियाओ यी चेन, तुमने कल कार में सब देख लिया था ना? मैंने सीधा जवाब नहीं दिया, बस पूछा, क्या तुमने खुद को ड्रग दिया था? सॉन्ग ने मना नहीं किया। हाँ, आंटी मुझे हमेशा से चाहती थी, मैंने बस उन्हें एक मौका दिया। मुझे अब पक्का यकीन हो गया था कि उनका प्यार दोनों तरफ से है। मैंने कहा, मैं तुम दोनों की खुशियों की दुआ करता हूं। ये सुनते ही सॉन्ग गुस्से से पागल हो गया। सियाओ यी चेन, ये नाटक बंद करो। पहले तुम एक पालतू कुत्ते की तरह थे और अब नया ड्रामा सीख लिया है। तुम्हें लगता है कल खुद को कैंची मारने से आंटी तुम्हें अलग नजरों से देखेंगी? भूल जाओ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो सच में किसकी परवाह करती हैं। इतना कहते ही वो मुझ पर झपटा और उसने एक कपड़े से मेरा मुंह और नाक दबा दिया। एक तीखी गंध मेरे दिमाग पर छाने लगी। मैंने बचने की कोशिश की, पर मेरी जांघ जख्मी थी और मुझमें बिल्कुल जान नहीं थी। घर के नौकर भी जा चुके थे, क्योंकि हमारी बात बहुत प्राइवेट थी। मैं मुकाबला नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ आग की लपटें थीं। सॉन्ग जिनियान मेरे बगल में लेटा था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुमने मेरे घर में आग लगा दी? क्या तुम पागल हो? सॉन्ग जिनियान कड़वाहट से हंसा। तुम्हें लगता था कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। तभी पीछे से जियांग वॉनिंग की घबराई हुई आवाज आई, जिनियान, जिनियान, तुम कहाँ हो? सोंग ने तुरंत अपना कमीनापन छुपाया और डरने का नाटक करते हुए चिल्लाया, आंटी, मैं यहां हूं, प्लीज मुझे बचाइए। जियांग वॉनिंग कमरे में भागी हुई आई। मुझे वहां देखकर वो एक पल के लिए ठिठकी, पर तभी सॉन्ग जिनियान के जलने की आवाज आई और उसका सारा ध्यान भटक गया। जिनियान! वो उसे उठाने के लिए लपकी। जब वो मेरे पास से गुजरी तो बस इतना बोली, सियाओ यी चेन, मैं जिनियान को बाहर छोड़कर तुम्हारे लिए वापस आती हूं। इतना कहकर वो उसे लेकर भाग गई। मैंने अपनी कड़वी मुस्कान के साथ जांघ का दर्द सहा और पूरी ताकत लगाकर खुद रेंगते हुए बाहर निकलने लगा। मुझे जियांग की बातों पर अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। मुझे खुद को खुद ही बचाना था।
मैं नीचे पहुंचा तो देखा पहली मंजिल आग में पूरी तरह घिर चुकी थी। जियांग वॉनिंग रास्ता साफ कर रही थी और सोंग जिनियान बस खड़ा होकर देख रहा था। मुझे बाहर आते देख जियांग के चेहरे के भाव बदल गए। मैंने तुमसे रुकने को कहा था ना, पर बहस का वक्त नहीं था। वो सोंग की मदद करने ही वाली थी कि अचानक सोंग चिल्लाया, संभलना, ऊपर देखो। आग से जलती हुई एक भारी लकड़ी बीम सीधे नीचे गिरी। पहली लकड़ी मेरी तरफ आई। सियाओ यी चेन। जियांग का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मेरी तरफ दौड़ने ही वाली थी कि अगले ही पल एक और लकड़ी सोंग जिनियान की तरफ गिरी। उस आधे पल में जियांग वॉनिंग ने अपना रास्ता बदल लिया और सोंग जिनियान को अपनी बाहों में छुपा लिया। जलती हुई भारी लकड़ी उसकी पीठ पर आकर लगी। वो दर्द से कराह उठी। उसी वक्त एक और टुकड़ा मेरी पीठ पर लगा। भयानक दर्द के बीच मैंने देखा कि फायर ब्रिगेड अंदर आ चुकी थी। जियांग अब भी सोंग को अपनी गोद में समेटे उसे पूरी शिद्दत से बचा रही थी। मैं मुस्कुराया, जियांग वॉनिंग, तुमने इस जन्म में भी वही फैसला किया। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। सामने जियांग वॉनिंग खड़ी थी जिसकी पट्टियां हो चुकी थीं। मुझे जागा देख वो रूखेपन से बोली, मैंने डॉक्टर से बात की है, हमें ज्यादा चोट नहीं आई है, पट्टियां हो गई हैं और इससे आज की शादी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस हाल में भी जियांग को लग रहा था कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैंने बहस करना जरूरी नहीं समझा और बिस्तर से उठ गया। मुझे डिस्चार्ज होना है। आज नए ड्रग प्रोजेक्ट की लॉन्च का दिन था, मैं और देर नहीं कर सकता था। पर जियांग को लगा कि मैं शादी के लिए उतावला हो रहा हूं। उसे एक अजीब सी तसल्ली और खुशी महसूस हुई जो उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। उसने फिर से अपना वही ठंडा चेहरा बनाया, मैं वेडिंग वेन्यू पर जा रही हूं, तुम सब खत्म करके वहां पहुंच जाना। जियांग के जाते ही मैंने ड्राइवर को फोन किया, यंग मास्टर, क्या हम वेडिंग वेन्यू चलें? मैंने बिना सोचे कहा, नहीं, एयरपोर्ट चलो। मैंने अपना लगेज लिया, एयरपोर्ट पर अपने मेंटर से मिला और तभी जियांग के मैसेजेस की बाढ़ आ गई। सियाओ यी चेन, तुम कहाँ हो? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? अगर अब नहीं आए तो देर हो जाएगी। क्या तुम्हें शादी करनी है? मैं तुम्हें आखिरी 10 मिनट दे रही हूं, अभी के अभी यहां पहुंचो। जियांग वॉर्निंग का सब्र जवाब दे चुका था। उसने मुझे फोन किया, पर मैंने उसे देखा तक नहीं। मैंने फोन बंद किया, सिम कार्ड निकालकर कचरे में फेंका और प्लेन में चढ़ गया। अलविदा जियांग वॉर्निंग, इस जन्म में मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। उधर वेडिंग वेन्यू पर सारे मेहमान आ चुके थे। शहर के 2 बड़े खानदानों की शादी थी तो माहौल काफी रौनक भरा था, पर बैकस्टेज अफरा तफरी मची थी। जियांग के पिता का चेहरा सफेद था। वॉर्निंग, क्या तुम्हारी उससे बात हुई? 15 मिनट में शादी शुरू होने वाली है। अगर दूल्हा नहीं आया तो हम पूरे शहर में मजाक बन जाएंगे। जियांग का चेहरा भी उतर चुका था। उसने मुझे फिर से फोन किया, पर इस बार उसे वही मशीन वाली आवाज सुनाई दी, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बंद है। जियांग ने फोन मेज पर दे मारा। आखिर ये सियाओ यी चेन कर क्या रहा है? क्या वो इसी शादी का इंतजार नहीं कर रहा था? क्या उसने मुझसे शादी के लिए चालें नहीं चली थीं? उसका तो बचपन का सपना था मेरा दूल्हा बनना, फिर आज वो कहाँ गायब हो गया? तभी जियांग की माँ हॉस्पिटल से फोन करके लौटी। मैंने पता किया है वो डिस्चार्ज हो चुका है पर यहां नहीं आया। क्या वो सच में अब शादी नहीं करना चाहता? जियांग की माँ रोने जैसी हो गई। उसने पहले भी सगाई तोड़ने की बात की थी। मुझे लगा वो गुस्से में कह रहा है, पर अब समझ आ रहा है कि तुमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया कि वो टूट चुका है। मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगी? जियांग की माँ और मेरी माँ पक्की सहेलियां थीं। मेरी माँ के जाने के बाद जियांग की माँ मुझे अपना बेटा ही मानती थीं। जियांग वॉर्निंग चिल्लाई, वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहेगा? पर अगले ही पल उसे वो ड्रगिंग वाली रात याद आई। इतना भारी नशा होने के बावजूद मैंने उसे छूने के बजाय खुद को जख्मी करना बेहतर समझा था। ये सोचकर जियांग के दिल में एक खालीपन सा महसूस हुआ। उसे एक अनजानी घबराहट होने लगी। मैं उसे ढूंढने उसके घर जाती हूं, पर उसके पिता चिल्लाए, सियाओ विला तो जलकर खाक हो चुका है, अब उसे कहां ढूंढोगी? जियांग वॉर्निंग के कदम वहीं रुक गए। सही बात है, वो लगभग भूल ही गई थी कि कल सियाओ विला में भीषण आग लगी थी और सब कुछ जलकर राख हो गया था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि कल आग के दौरान उसने सबसे पहले सोंग जिनियान को बचाया था? यह सोचकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। जियांग वॉर्निंग को और भी चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। वो मुझे कहीं और ढूंढने ही वाली थी कि तभी शादी का स्टाफ दौड़ता हुआ आया, दूल्हा आ गया है। जियांग वॉर्निंग पहले तो ठिठकी, फिर उसने चैन की सांस ली। उसे पता था कि मैं उसे इतना पसंद करता हूं कि शादी में न आने का सवाल ही नहीं उठता। उसे लगा मैं फिर से हार्ड टू गेट खेल रहा था। ये सोचकर उसे थोड़ा गुस्सा भी आया और उसने मुझे मेरी नासमझी के लिए डांटने की तैयारी कर ली। पर जैसे ही उसकी नजर आने वाले शख्स पर पड़ी वो पत्थर बन गई। जिनियान, तुम यहां क्या कर रहे हो? उस लड़के के कपड़े देखकर उसे और भी गहरा सदमा लगा। तुमने ये क्या पहन रखा है? स्टाफ के साथ जो दूल्हा अंदर आया था वो मैं नहीं बल्कि सोंग जिनियान था।
उसने वही सूट पहन रखा था जो उसने खुद डिजाइन किया था। जियांग का सवाल सुनकर वो शर्माया, सिर झुकाया और बोला, आंटी, मुझे खबर मिली कि सियाओ यी चेन अब तक नहीं आए हैं। शादी में इतने मेहमान आए हैं, अगर दूल्हा नहीं दिखा तो पूरे शहर में जियांग खानदान की बदनामी होगी। इसीलिए मैं ये सूट पहनकर आ गया। मैंने सोचा अगर वो नहीं आते तो मुझे दूल्हा बनने दीजिए, मैं आपसे शादी करूंगा। इतना कहकर उसने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटा ली हो। जियांग वार्निंग सन्न खड़ी थी, पर उसके बगल में खड़ी जियांग की मां ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो आगे बढ़ी और सोंग जिनियान के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तुम जैसा आवारा हमारी वार्निंग से शादी करना चाहता है? सपने देखना छोड़ दो। जियांग वार्निंग को होश आया और उसने तुरंत सोंग जिनियान को अपने पीछे छुपा लिया और गुस्से में अपनी मां की ओर देखा। मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? उसकी मां कड़वाहट से हंसी। जियांग वार्निंग, मेरे सामने नाटक बंद करो। तुमने क्या कहा था? सोंग जिनियान तुम्हारा गोद लिया हुआ बच्चा है, पर जिसकी भी आंखें हैं वो देख सकता है कि तुम दोनों के बीच कुछ तो काला है। मुझे सच बताओ, क्या इसी लड़के की वजह से ये चेन सगाई तोड़ना चाहता है? जियांग वार्निंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, सोंग जिनियान फूट फूट कर रोने लगा। मिसेस जियांग, अगर आपको किसी को कसूरवार ठहराना है तो मुझे ठहराइए। मुझे आंटी से प्यार हो गया था, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मैंने ही आंटी से हाथ जोड़े थे कि वो मेरे करीब आएं। ये सब मेरी गलती है, इसमें आंटी का कोई हाथ नहीं है। उसकी मां को लगभग चक्कर आ गया। तुम दोनों साथ सो भी चुके हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम बेशर्म जोड़े। इतना कहकर वो सोंग और जियांग को मारने के लिए लपकी, पर जियांग के पिता दहाड़े। बस बहुत हुआ, तब जाकर वो रुकी। पिता ने सोंग जिनियान को देखा, काफी देर तक सोचा और फिर बोले, इस मोड़ पर सोंग जिनियान को दूल्हा बनाना ही एकमात्र रास्ता है। सोंग जिनियान की आंखों में तुरंत चमक आ गई। जियांग की मां चीखीं, अजी, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई रास्ता है? पिता ने गुस्से में कहा, आज की शादी में शहर की हर बड़ी हस्ती मौजूद है। अगर दूल्हा नहीं हुआ तो जियांग खानदान तमाशा बन जाएगा। दूल्हा बदलने पर लोग सिर्फ थोड़ी गॉसिप करेंगे, पर बिना दूल्हे के हमारी नाक कट जाएगी। सब समझेंगे कि वार्निंग को छोड़ दिया गया है। इस मुश्किल घड़ी में अगर सोंग दूल्हा नहीं बनेगा तो तुम दूसरा कहां से लाओगी? इतना कहकर पिता ने जियांग वार्निंग की तरफ देखा। वार्निंग, तुम्हारा क्या ख्याल है? सोंग जिनियान उम्मीद भरी नजरों से जियांग को देख रहा था, पर जियांग वार्निंग हिचकिचाई। उसने कहा, पर जिनियान मेरा नाम मात्र का गोद लिया हुआ भतीजा है, ये सही नहीं होगा पिताजी। पिता ने बेताबी से कहा, तुम दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं है और तुमने कोई फॉर्मल गोद लेने की कागजी कार्रवाई भी नहीं की है। तुमने बस कुछ साल उसकी देखभाल की है। भले ही लोग बुरा भला कहें, पर मजाक बनने से तो ये फिर भी बेहतर है। जियांग वार्निंग खामोश खड़ी रही। तभी शादी का वक्त हो गया। बाहर से एमसी की आवाज और मेहमानों की तालियां सुनाई देने लगीं। सोंग ने घबराहट में जियांग का हाथ खींचा। आंटी, अब आप क्या सोच रही हैं? जल्दी से हाँ कहिए। इस वक्त सोंग जिनियान की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब वो 10 साल का था तब जियांग ने उसे गोद लिया था। शुरू में वो वाकई उसका आदर करता था, पर जवान होते होते उसे जियांग से प्यार हो गया। उसे न सिर्फ उसकी खूबसूरती से प्यार था, बल्कि जियांग खानदान की दौलत से भी। उसे एहसास था कि जियांग भी उसे पसंद करती है, बस अपनी इज्जत और मेरे साथ सगाई की वजह से उसने अपनी भावनाओं को दबा रखा था। पर आज वो सारी बेड़ियां टूटने वाली थीं। जियांग वार्निंग से सरेआम शादी करने का ये उसके लिए सबसे अच्छा मौका था। वो इसे कैसे छोड़ सकता था? ये सोचकर वो उम्मीद से भर गया। पर तभी जियांग वार्निंग ने अचानक अपना सिर उठाया। पिताजी, मैं जिनियान से शादी नहीं कर सकती। सोंग जिनियान का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। पिता सन्न रह गए। क्यों? क्या तुम हमेशा से सोंग जिनियान को पसंद नहीं करती थी? जियांग वार्निंग ने सोंग की तरफ देखा तक नहीं, वो बस शांत भाव से बोली, पिताजी, जिनियान को दूल्हा बनाना आज की समस्या का हल तो हो सकता है, पर बाद का क्या? हमारे और सियाओ खानदान के कई प्रोजेक्ट साथ चल रहे हैं। कंपनी भले ही मैनेजर्स चला रहे हों, पर सारे फैसले लेने की ताकत सियाओ यी चेन के पास है। भले ही वो आज शादी में नहीं आया, पर क्या आपको वाकई लगता है कि वो मुझे जिनियान से शादी करते देख खुश होगा? अगर वो सिर्फ गुस्से में नहीं आया और उसे पता चला कि दूल्हा बदल दिया गया, तो वो क्या करेगा? अगर उसने गुस्से में सारे बिजनेस करार तोड़ दिए, तो हमारा क्या होगा? इतना ही नहीं, अचानक दूल्हा बदलने से सबको लगेगा कि जियांग खानदान अपनी जुबान का पक्का नहीं है। इससे व्यापार की दुनिया में हमारी इज्जत पर आंच आएगी। जियांग वार्निंग ने बड़ी सफाई से नफे नुकसान का हिसाब लगा दिया। पिता मान गए, तुम्हारी बात में दम है, पर आज की शादी? आज की शादी संभालना बहुत आसान है। जियांग ने बीच में कहा, क्या कल सियाओ विला में आग नहीं लगी थी? बस कह दीजिए कि आग की वजह से उसकी चोटें अचानक बढ़ गई हैं, इसलिए हमारे पास शादी टालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम इसे 1 महीने बाद फिर से रख सकते हैं।
ये सुनकर जियांग की माँ की आंखों में चमक आ गई। सही कहा, ये चेन कभी वॉर्निंग को नहीं छोड़ सकता। पिता को भी पूरा यकीन हो गया। ठीक है, जैसा तुम कहो। पिता और माँ मेहमानों को समझाने के लिए बाहर निकल गए। जियांग वॉर्निंग ने आखिर में अपनी नज़र सोंग जिनियान पर डाली, जो उसके बगल में खड़ा था। ये देखकर, सुर्ख आंखों को देखकर उसे एक पल के लिए तरस आ गया। वो फुसफुसाई, जिनियान। सोंग जिनियान ने झटके से अपना सिर उठाया। आंटी, क्या आप सियाओ यी चेन से सिर्फ जियांग और सियाओ खानदान के व्यापार के लिए शादी कर रही हैं? जियांग वॉर्निंग की पलकें झपकीं। बेशक, और किस लिए होगी? सोंग जिनियान धीरे से बोला। मुझे लगा शायद आप वाकई उससे प्यार करने लगी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग वॉर्निंग के मुंह से अचानक निकल गया। सोंग जिनियान ने एक फीकी मुस्कान दी। फिर तो अच्छा है। जियांग वॉर्निंग की मुट्ठी अपने आप भिंच गई। उसके लाल नाखून उसकी हथेली में गड़ गए। हाँ, यही सच है। वो मुझसे सिर्फ जियांग खानदान के कारोबार और एक वादे की वजह से शादी कर रही है। बस इतना ही है। शादी रद्द होने के बाद जियांग वॉर्निंग तुरंत मुझे ढूंढने निकली। उसने सियाओ खानदान के कई अपार्टमेंट छान मारे पर कोई नहीं मिला। आखिर में वो उस यूनिवर्सिटी पहुंची जहां मैं काम करता था। मैं दूसरे अमीर रईसजादों जैसा नहीं हूं। मैंने न तो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा था, न ही मुझे महंगी गाड़ियों या घड़ियों का शौक था। मेरा पूरा ध्यान एरोस्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष अनुसंधान पर था। कॉलेज के बाद मैं सीधे रिसर्च में लग गया और खानदानी कारोबार मैनेजरों के भरोसे छोड़ दिया। जियांग वॉर्निंग को मेरी ये नौकरी कभी पसंद नहीं आई। उसे लगता था कि इसकी तनख्वाह बहुत कम है और इससे खानदानी बिजनेस में कोई मदद नहीं मिलती। उसने तो शादी के बाद मुझे ये नौकरी छुड़वाने का पूरा प्लान बना लिया था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर उसने मेरे प्रोफेसर से बेरुखी से पूछा कि क्या उन्होंने मुझे देखा है। प्रोफेसर हैरान रह गए। ये चेन तो जा चुका है, क्या तुम्हें नहीं पता? जियांग वॉर्निंग सन रह गई। कहाँ गया? वो एक एरोस्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल होने गया है। आज सुबह ही रवाना हुआ। जियांग वहीं जमी रह गई। तो शादी से बचने के लिए मैं काम के बहाने भाग गया। उसे थोड़ा गुस्सा आया। उसे लगा सियाओ ये चेन का मिजाज अब कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा है। उसने तुरंत पूछा कि वो वापस कब आएगा। प्रोफेसर जियांग वॉर्निंग को जानते थे कि वो मेरी मंगेतर है, इसलिए उन्होंने उलझन में पूछा, ये चेन ने तुम्हें नहीं बताया? उसने एक टॉप सीक्रेट लेवल 1 साइंस प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है। इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। एक अंदाज के मुताबिक वो 10 साल से पहले वापस नहीं आएगा। 10 साल से ज्यादा। जियांग वॉर्निंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसी वक्त नॉर्थवेस्ट एरोस्पेस बेस पर मेरा हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। मैं नीचे उतरा तो एक सीनियर सहकर्मी ने मेरा स्वागत किया। नमस्ते, मेरा नाम ली वानयांग है। अब से मैं आपकी गाइड रहूंगी। वह मुझे हॉस्टल ले गई। कैफेटेरिया और काम के बारे में बताने के बाद वो बोली, मैंने सुना है आप सियाओ खानदान के वारिस हैं। एक रईस लड़के के लिए ये थोड़ा अजीब नहीं है? यहाँ की जिंदगी बहुत सादी है, क्या आप ढल पाएंगे? मैं मुस्कुराया। नहीं, सादी जिंदगी ही अच्छी है। आखिर ये रिसर्च की जगह है। ये सुनकर वो मुस्कुराई और हाथ बढ़ाते हुए बोली, नए ड्रग प्रोजेक्ट, नई दवा परियोजना में आपका स्वागत है। मैंने भी हाथ बढ़ाया। पिछली जिंदगी में जो सपना अधूरा रह गया था, वो इस जन्म में आखिरकार पूरा हो सकता है। दूसरी तरफ जियांग वॉर्निंग को होश ही नहीं रहा कि वो घर कब पहुंची। वो खोई खोई और बेजान सी लग रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जियांग की माँ दौड़ती हुई आईं, तो क्या ये चेन मिला? जियांग वॉर्निंग को जैसे होश आया, वो एरोस्पेस साइंस बेस चला गया है। साइंस बेस? उसकी माँ हैरान रह गईं। ये ट्रिप कितने दिन की है? जियांग की मुट्ठी भिंच गई। कम से कम 10 साल। हो सकता है वो कभी वापस ना आए। एक एक शब्द उसकी पूरी ताकत सोख रहा था। कभी वापस नहीं आएगा। माँ का चेहरा भी सफेद पड़ गया। अचानक कुछ याद आते ही वो बुदबुदाईं। तो इसीलिए? जियांग वॉर्निंग ने चौंक कर पूछा। इसीलिए क्या? मैंने सुना था कि उसने कंपनी के लिए एक नया मैनेजर ढूंढ लिया है और लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उसने अपनी जायदाद का हिस्सा भी किसी के सुपुर्द कर दिया। मुझे लगा ये शादी की तैयारियों के लिए है, पर मुझे नहीं पता था कि वो जाने की ठान चुका है। जियांग वॉर्निंग को जैसे झटका लगा, वो गुस्से में चिल्लाई, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? उसकी माँ को भी गुस्सा आ गया। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये चेन इतना अच्छा लड़का है, वो अचानक क्यों चला गया? वो तो तुम्हें इतना पसंद करता था। अचानक सगाई तोड़कर इतनी दूर जाने का फैसला। आखिर तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया? जियांग वॉर्निंग पहले तो पलटकर जवाब देने वाली थी, पर उसके शब्द गले में ही अटक गए। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं उसके दिमाग में बाढ़ की तरह उमड़ पड़ीं। उस रात के बाद जब हम करीब आए, उसने मुझे सैकड़ों तरह से जलील किया था। फिर उसने जिनियान के लिए मेरी माँ की आखिरी निशानी छीन ली और जिनियान ने उसे तोड़ दिया। फिर बिना मेरी बात सुने उसने मुझे नशा दे दिया। और अभी कुछ दिन पहले आग के दौरान वो मुझे वहीं छोड़कर चली गई थी। अपनी माँ के सवाल पर उसे एहसास हुआ कि पिछले कुछ सालों की अनदेखी तो छोड़ो, इन चंद दिनों में ही उसने मुझे कितनी बार चोट पहुंचाई थी। वो झटके से मुड़ी और बाहर की तरफ चल दी। कहाँ जा रही हो जियांग?
उसकी माँ ने पूछा। जियांग वॉनिंग ने पीले पड़ते चेहरे के साथ कहा, मैं उसे वापस लाने जा रही हूँ। वो फिर से यूनिवर्सिटी पहुंची और मेरे प्रोफेसर से सीधे शब्दों में कहा, प्रोफेसर चेन, मुझे यी चेन के रिसर्च इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर चेन का मुंह खुला का खुला रह गया। बेटा, कहीं तुम गलत फहमी में तो नहीं हो? उनका प्रोजेक्ट देश का सबसे बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है, ये कोई खेल नहीं है। हर रिसर्चर को बड़ी सावधानी से चुना जाता है। एक बार शामिल होने के बाद कोई अपनी मर्जी से ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। जियांग वॉनिंग, जो आमतौर पर बहुत शांत रहती थी, अब बुरी तरह झल्लाई हुई थी। उसकी आवाज में घबराहट थी। प्रोफेसर चेन, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। वो वाकई वहां नहीं जाना चाहता। 2 दिन पहले हमारा झगड़ा हुआ था। उसने बस गुस्से में आकर ये कदम उठाया है। वो बस मुझसे चिढ़ा हुआ है। हाँ, इस मोड़ पर भी जियांग वॉनिंग को यही लग रहा था कि मैंने ये सब पिछले कुछ दिनों की बातों की वजह से किया है। उसे लगा कि मैं बस जल्दबाजी में फैसला ले रहा हूं। वो आगे बोली, उसे कुछ ही दिनों में पछतावा होने लगेगा। इससे प्रोजेक्ट का काम रुकेगा, इसलिए बेहतर है कि मैं उसे अभी वापस ले आऊं। ये सुनकर प्रोफेसर चेन फिर से हैरान रह गए। क्या तुम वाकई गलतफहमी में हो? यी चेन का इस प्रोजेक्ट में शामिल होना पिछले 2 दिनों का फैसला नहीं था। जियांग वॉनिंग अब सन्न रह गई। जब वो रिसर्च इंस्टीट्यूट से बाहर निकली तो वो सुध बुध खो चुकी थी। प्रोफेसर चेन के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। यी चेन ने हमें पिछले हफ्ते ही फोन किया था और कहा था कि वो इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते थे। उनकी आवाज में एक अलग ही दृढ़ता थी। हमने कई बार उनसे कन्फर्म किया, इसलिए ये बिल्कुल भी जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। जियांग वॉनिंग के कदम वहीं रुक गए। पिछला हफ्ता ये वही वक्त था जब उसने शादी का प्रस्ताव रखा था। ये सच है, मैंने तब सगाई तोड़ने की बात कही थी, पर उसे लगा था कि मैं सिर्फ गुस्से में कह रहा हूं। उसे अंदाजा नहीं था कि मैं वाकई गंभीर था। एक तरफ सगाई तोड़ना और दूसरी तरफ रिसर्च इंस्टीट्यूट से संपर्क कर जाने की तैयारी करना। पर क्यों? तब तो नीलामी वाली बात भी नहीं हुई थी, न ही नशा देने वाली घटना और न ही आग लगी थी। मैं जाने के लिए इतना उतावला क्यों था? जियांग वॉनिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंची तो देखा कि उसके पिता लिविंग रूम में बहुत खुश बैठे हैं। वॉनिंग, तुम आ गई। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। शादी को लेकर एक रास्ता मिल गया है। जियांग वॉनिंग पहले तो चौंकी, फिर उम्मीद के साथ बोली, क्या ये चेन मिल गया? पिता ने सिर हिलाया। बेशक नहीं, मैंने हर जगह पता किया। वो एक नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है जहां बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं हो सकता। उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। जियांग वॉनिंग के हाथ निराशा में ढीले पड़ गए। पिता ने उत्साह से अपनी बात जारी रखी। ये चेन नहीं मिला तो क्या हुआ? मैंने उसके कजिन, चचेरे भाई को ढूंढ लिया है। वो भी सियाओ खानदान का सदस्य है। उसे यी चेन की जगह तुमसे शादी करने दो। इस तरह सियाओ खानदान के साथ हमारा गठबंधन भी बना रहेगा। मैंने उससे बात की है और वो मान गया है। हम शहर में मजाक बनने से भी बच जाएंगे। ये नहीं हो सकता। जियांग वॉनिंग के चेहरे के भाव बदल गए। मेरी सगाई सियाओ यी चेन से हुई थी, हम उसे ऐसे कैसे बदल सकते हैं? और क्या आपको डर नहीं है कि अगर यी चेन को पता चला तो वो गुस्से में सारे बिजनेस करार तोड़ देगा? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? पिता ने उसे टोकते हुए कहा। यी चेन इतने लंबे प्रोजेक्ट पर गया है, इसका मतलब साफ है कि वो सगाई तोड़ना चाहता है। उसने वाकई तुम्हें छोड़ दिया है। जब वो यहां है ही नहीं तो उसे क्या फर्क पड़ेगा कि हमने किसके साथ गठबंधन किया है? इतना ही नहीं, वो 10-20 साल तक वापस नहीं आएगा। सियाओ कंपनी मैनेजरों के हाथ में है, वो अचानक आकर दखल नहीं दे पाएगा। कुल मिलाकर शादी के वक्त तुमने जो चिंताएं जताई थीं वो अब खत्म हो चुकी हैं। बस हमें ये देखना है कि लोग जियांग खानदान को दोषी न माने, इसलिए सियाओ खानदान के ही दूसरे लड़के से शादी करना सबसे अच्छा रास्ता है। वॉनिंग, अब तुम्हें किस बात की फिक्र है? जियांग वॉनिंग की मुट्ठी भिंच गई। उसे पता था कि उसके पिता सही कह रहे हैं। उसकी सारी व्यापारिक चिंताएं दूर हो चुकी थीं। उसे मेरे कजिन से शादी करनी चाहिए थी। आखिर वो मुझसे प्यार तो करती नहीं थी, तो मुझसे शादी करना या मेरे कजिन से उसके लिए एक ही बराबर होना चाहिए था। पर क्यों? उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी? ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा नोच लिया गया हो। उसे इतना दर्द क्यों हो रहा था? मैं यी चेन के कजिन से शादी नहीं कर सकती। वो बस मशीनी अंदाज में यही दोहराती रही। पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, पर पास खड़ी उसकी मां ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने जियांग वॉनिंग की तरफ देखा और पूछा, वॉनिंग, सच तो ये है कि अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे शादी करती हो, यी चेन के कजिन से या सोंग जिनियान से। हमें सब मंजूर है, बस मुझे एक सवाल का जवाब दो। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में झांका। तुम यी चेन से ही शादी करने की जिद क्यों कर रही हो? क्या ये सिर्फ बिजनेस और वादे की वजह से है, या तुम उससे प्यार करती हो? बेशक, इसलिए क्योंकि। जियांग वॉनिंग बोलते बोलते रुक गई। क्योंकि अगर ये सिर्फ बिजनेस के लिए होता तो वो अब तक हार मान चुकी होती। मां उसकी खामोशी समझ गई और ठंडी आह भरी।
वार्निंग, ई चेन के जाने के बाद भी क्या तुम्हें अपनी असली भावनाओं का एहसास नहीं हुआ? क्या तुम वाकई उससे प्यार नहीं करती या सिर्फ ये मानने से डर रही हो? जियांग वार्निंग को समझ नहीं आया कि वो घर से बाहर कैसे निकली। उसकी माँ के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने अपनी मुट्ठी कसी, नहीं, वो मुझसे प्यार कैसे कर सकती है? वो तो जिनियान को चाहती है। ये सोचकर वो तुरंत जिनियान को ढूंढने निकली। उसे लगा शायद हाल की घटनाओं ने उसे उलझा दिया है। जिनियान से मिलते ही उसे समझ आ जाएगा कि वो किससे प्यार करती है। उसने पता लगवाया तो पता चला कि सोंग जिनियान एक कराओके बार में दोस्तों के साथ है। वो वहां पहुंची, पर दरवाजा खोलने से पहले ही उसे जिनियान के दोस्त की आवाज सुनाई दी। भाई जिनियान, तुमने कसम खाई थी कि तुम जियांग खानदान की लाडली से शादी करोगे, तो क्या आखिरकार काम हो गया? जियांग वार्निंग का हाथ दरवाजे पर ही थम गया। उसने कांच के पार देखा, जहां सोंग जिनियान अपने दोस्तों के बीच घिरा बैठा था। उसके चेहरे पर वो मासूमियत और बेचारगी नहीं थी, बल्कि एक घमंड था। बेशक, काम हो गया। क्या तुमने सुना नहीं? उसका पुराना मंगेतर सियाओ यी चेन रिसर्च इंस्टीट्यूट भाग गया है और 10-20 साल तक नहीं लौटेगा। सारे दोस्त तालियां बजाने लगे। भाई जिनियान, तुम उस्ताद निकले। सियाओ और जियांग खानदान के मजबूत गठबंधन के बीच भी तुमने अपनी जगह बना ली। हमें भी सिखाओ कि तुमने सियाओ यी चेन को खुद मैदान छोड़ने पर कैसे मजबूर किया। सोंग जिनियान और भी घमंड से मुस्कुराया। मैंने बहुत कुछ किया। मिसाल के तौर पर शुरू में वो शादी के लिए इसलिए मानी क्योंकि मैंने उसे नशा दिया था। उस नशे की हालत में वो सियाओ यी चेन के करीब आ गई। बाहर खड़ी जियांग वार्निंग की आंखों की पुतलियां सड़ गईं। उस रात वो और मैं करीब आए थे। मैंने हमेशा यही कहा कि हम दोनों नशे में थे, पर जियांग को पता था कि सिर्फ शराब से ऐसा नहीं होता। उसे लगा था कि मैंने उसे शादी के लिए मजबूर करने के लिए नशा दिया था, पर उसे सिर्फ आधा सच पता था। उसे नशा दिया गया था, पर मैंने नहीं, बल्कि सोंग जिनियान ने दिया था। पर जिनियान ने ऐसा क्यों किया? न सिर्फ जियांग वार्निंग बल्कि उसके दोस्त भी नहीं समझ पाए। भाई, समझ नहीं आया। तुम तो उसे सियाओ यी चेन से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया? सोंग जिनियान कमीनी हंसी हंसा। तुम लोग नहीं समझोगे। जियांग और सियाओ खानदान का बिजनेस गठबंधन बहुत मजबूत है। ये शादी तो होकर ही रहती। अगर वो अभी नहीं करती तो बाद में उसे करनी ही पड़ती। चूंकि ऐसी बात है तो क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाकर उसे यही यकीन दिला दूं कि सियाओ यी चेन ने ही उसके खिलाफ चाल चली थी, ताकि वो उससे पूरी तरह नफरत करने लगे। दरवाजे पर खड़ी जियांग वार्निंग को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या ये वही मासूम और प्यारा जिनियान है? कराओ के रूम के अंदर सोंग जिनियान के दोस्त चिल्ला रहे थे, भाई तुम तो छा गए। सोंग जिनियान और भी घमंड से हंसा। ये तो बस शुरुआत थी। फिर नीलामी में मैंने जानबूझकर सियाओ यी चेन की मां की आखिरी निशानी मांगी, ताकि जियांग वार्निंग उसे खरीदने के लिए करोड़ों खर्च कर दे। फिर मैंने उसे जानबूझकर तोड़ दिया। उसके बाद उसके बर्थडे पर मैंने खुद को नशा दिया, ताकि जियांग और मैं करीब आ सकें। एक बार ये रिश्ता बन गया तो मुझे पता था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ पाएगी। पर इतना काफी नहीं था। मैं चाहता था कि उसे लगे कि नशा उसने मुझे दिया है, ताकि वो सियाओ यी चेन से और भी नफरत करे। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी चालें और भी बेहतर होंगी। उसने खुद को चोट पहुंचा ली, ताकि जियांग उस पर यकीन कर ले। उस वक्त उसे फंसाना काम नहीं आया, पर कोई बात नहीं, मैंने फिर कुछ बड़ा किया। मैंने सीधे सियाओ विला में आग लगा दी। खतरे के उस पल में उसने कुदरती तौर पर मुझे बचाया, उसे नहीं। सियाओ यी चेन ने आखिरकार उसे पूरी तरह छोड़ दिया। हा। दरवाजे के बाहर जियांग वार्निंग के चेहरे से खून उतर गया। उसे अंदाजा नहीं था कि हाल की ये सारी घटनाएं सोंग जिनियान की सोची समझी साजिश थीं। सोंग जिनियान कमरे में अपनी अकड़ दिखा रहा था। हा, मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि सियाओ यी चेन उससे मायूस होकर खुद ही पीछे हट जाए। मुझे यकीन नहीं था कि मैं वाकई कामयाब हो जाऊंगा। वो बेवकूफ दुम दबाकर भाग गया। अब जियांग खानदान के दामाद की कुर्सी मेरी है। सोंग जिनियान हवा में उड़ रहा था, पर तभी अचानक धड़ाम। दरवाजा बाहर से जोर से खुला। अंदर आती हुई पीली पड़ चुकी औरत को देखकर सोंग जिनियान की हंसी जम गई। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। आंटी। सोंग घबरा गया और फिर से अपनी मासूमियत का मुखौटा पहनने की कोशिश करने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जियांग वार्निंग सीधे उसके पास गई और उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसके दोस्त डरकर वहां से भाग निकले। अब वहां सिर्फ जियांग वार्निंग और सोंग जिनियान बचे थे। सोंग जिनियान, जियांग ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने इतने सालों तक मुझे इतने बेरहमी से धोखा दिया। जियांग ने उन दिनों को याद किया जब वो पहली बार सोंग से मिली थी। उसकी मां की मौत हुई थी और वो छोटा बच्चा रोती आंखों से पूछ रहा था कि उसकी मां कहां गई। उस वक्त अपराध बोध और तरस की वजह से उसने इस बच्चे का ख्याल रखने का फैसला किया था। शुरू में ये वाकई जिम्मेदारी और लगाव था, पर फिर वो लड़का बड़ा होने लगा। वो उन तमाम रईस लड़कों से अलग था जिन्हें जियांग जानती थी, जो महंगी गाड़ियां चलाते थे और दूसरों को नीचा दिखाते थे।
पर सोंग जिनयान हमेशा डरा हुआ और असुरक्षित लगता था, जैसे उसे लगता हो कि वो किसी भी चीज के लायक नहीं है। इसी तरस ने जियांग को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो सोंग से प्यार करती है। पर अब जब उसने सोंग का असली चेहरा देख लिया तो उसे सिर्फ धोखा खाए जाने का गुस्सा महसूस हुआ, कोई दुख या निराशा नहीं। क्यों? अगर वो वाकई सोंग से प्यार करती तो क्या उसका दिल नहीं दुखता? इसके उलट जब वो मेरे बारे में सोच रही थी तब उसे वो दम घोंटने वाला दर्द महसूस हो रहा था। मेरी माँ की टूटी हुई निशानी और मेरा पीला पड़ा चेहरा, नशे की हालत में मेरा खुद को कैंची मारना, आग की लपटों के बीच उसे बिना किसी हैरानी के शांति से देखना। जियांग को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हों। उसका सारा गुस्सा अब सोंग जिनयान पर फूट पड़ा। उस पल वो वाकई उसे जान से मार देना चाहती थी। सोंग ने उसकी आंखों में मौत देखी और बुरी तरह कांपने लगा। वो हकलाते हुए बोला, आंटी प्लीज, मेरी माँ की खातिर। जियांग वॉनिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों से जान लेने वाला गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया। सोंग जिनयान, वो रूखेपन से बोली। उसकी आवाज में अब पहले जैसी ममता नहीं थी, सिर्फ एक अजनबी वाली ठंडक थी। तुम्हारी माँ का मुझ पर जो एहसान था वो मैंने इन सालों में चुका दिया है। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर वो मुड़ी और चली गई। पीछे से सोंग उसका नाम पुकारता रहा पर उसने मुड़कर नहीं देखा। जियांग वॉनिंग घर पहुंची तो उसने लिविंग रूम में बहुत सारा सामान देखा। उसने भौहें सिकोड़ी, ये सब क्या है? जियांग की माँ बेरुखी से बोली, ये चेन ने पहले कुछ सामान भेजा था, मैंने आज ही उसे तरतीब से रखा है। साथ ही सामान जमाते वक्त मुझे बहुत सी ऐसी चीजें मिली जो तुमने बेसमेंट में फेंक दी थीं। देखो ये क्या है? सामने 2 ढेर थे। एक ढेर उस सामान का था जो मैंने उसे भेजने को कहा था, वे सारे तोहफे जो उसने मुझे कभी दिए थे। उसने उन पर नजर डाली, वे सब तोहफे उसके असिस्टेंट ने खरीदे थे। उसे तो खुद याद भी नहीं था कि उसने क्या दिया था। जियांग की आंखें भर आईं। जाने से पहले मैं उन्हें सब कुछ वापस कर देना चाहता था। उसकी नजर दूसरे ढेर पर पड़ी हुए तोहफे थे जो मैंने उसे दिए थे। उसे अब याद आया कि मुझे उसे तोहफे देना कितना पसंद था। जन्मदिन, सालगिरह, हर त्योहार पर मैं उसे कुछ न कुछ देता था। वो इन चीजों से ऊब चुकी थी, इसलिए बाद में उसने इन्हें खोलना ही बंद कर दिया और बेसमेंट में फेंक दिया। अब जब उसकी माँ ने उन्हें बाहर निकाला तो जियांग वॉनिंग एक एक करके धूल जमी उन चीजों को खोलने लगी। जिस साल उसने यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, मैंने उसके लिए मंदिर में जाकर धागा, एम्यूलेट मांगा था। उसे याद आया कि उस मंदिर में आधी रात से 10 घंटे की लाइन लगानी पड़ती थी। पिछले साल उसके बर्थडे पर मैंने उसे वो पसंदीदा बैग लाकर दिया था जिसके लिए डिजाइनर से खुद बात करनी पड़ती थी। पिछले महीने उसने बातों बातों में कहा था कि उसे एक फिल्म कंपनी पसंद है, पर वो उसे खरीद नहीं पा रही। पता चला कि मैंने उसके लिए बातचीत की थी और वो तोहफा शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट था। ऐसी कितनी ही चीजें थीं जिनमें मेरा सच्चा प्यार छिपा था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि इनमें से एक भी डिब्बा खोला नहीं गया होगा। जियांग वॉनिंग का दिल जैसे फटने को था। उसने क्या कर दिया था? उसने एक सच्चे इंसान के दिल को पैरों तले रौंद दिया और एक झूठ से भरे इंसान को पलकों पर बिठाया। वो कांप रही थी, तभी उसकी नजर सबसे आखिरी तोहफे पर पड़ी। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसे याद आया कि ये आखिरी तोहफा मैंने उसे बस कुछ ही समय पहले दिया था। 2 दिन पहले ही तो दिया था। अगर मैं वाकई उसे पहले ही छोड़ देना चाहता तो मैं उसे तोहफा ही क्यों देता? इस पल जियांग वॉनिंग को लगा जैसे उसके हाथ में आखिरी उम्मीद की किरण आ गई हो। वो उस तोहफे को खोलने के लिए तड़प उठी, पर जैसे ही उसने अंदर की चीज देखी वो पत्थर बन गई। वह जियांग खानदान का पुश्तैनी जेड पेंडेंट नगीना था। तो मैंने जो उसे दिया था वो कोई तोहफा नहीं था, बल्कि मैं उसकी सगाई की निशानी उसे वापस लौटाना चाहता था। मैं वाकई उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ देना चाहता था। जियांग वॉनिंग के दिल की आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। वो आखिर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वॉनिंग को तेज बुखार आ गया। डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज्यादा सदमे और भावनाओं के उफान की वजह से उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है। वो 3 दिन और 3 रात बीमार रही और उसे होश नहीं आया। बेहोशी में वो बार बार नाम बड़बड़ाती रहती, कभी सोंग जिनयान तो कभी मेरा। उसके माता पिता बेहद चिंतित थे। 3 दिन बाद जियांग वॉनिंग को आखिरकार होश आया। जियांग की माँ दौड़कर पास आईं। वॉनिंग, तुम आखिरकार जाग गई। तुम 3 दिन से बेहोश थीं। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, पता है तुम्हें? इतना कहने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि जियांग वॉनिंग पहले जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई और ही इंसान हो। माँ डर गईं और उनकी आवाज कांपने लगी। वॉनिंग, मुझे डराओ मत, क्या तुम ठीक हो? तब जाकर जियांग वॉनिंग को होश आया। उसके चेहरे के भाव तो वही थे जिन्हें उसकी माँ जानती थी, पर उसकी नजरों में एक अजीब सी गहराई थी। मम्मी, मैंने एक सपना देखा, वो धीरे से बोली। उस सपने में यी चेन ने मुझसे शादी की थी, पर मैंने उसे धोखा दिया। ये सुनकर जियांग की माँ की आंखें फिर भर आईं। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? वह सुबकते हुए बोली,
ये चेन तुम्हें तब इतना पसंद करता था, पर तुमने उसकी कद्र नहीं की। अब जब वो चला गया है तो तुम दिन रात उसी के सपने देख रही हो, पर तुम चाहे जितने सपने देख लो वो वापस नहीं आ सकता। जियांग वॉनिंग ने भौहें सिकोड़ी। उसे अच्छे से पता था कि वो सपना सिर्फ मेरी याद में नहीं आया था। वो सपना बहुत अजीब और बहुत असली था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में घट चुका हो। सपने में भी मेरी और उसकी बचपन से सगाई हुई थी, पर सपने वाले मैंने कोई एरोस्पेस प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि कायदे से उससे शादी की थी। और सपने वाली उसने कभी सॉन्ग जिनियान का असली चेहरा नहीं देखा था, और न ही उसे मेरे लिए अपनी भावनाओं का एहसास हुआ था। इसलिए सपने में उसने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। 20 साल से ज्यादा की शादी में उसने कभी खुद से मेरे लिए एक तोहफा तक नहीं खरीदा, कभी किसी डेट पर नहीं गई। यहां तक कि शारीरिक संबंध भी एक बोझ की तरह थे, जो मेरे 35वें जन्मदिन पर मेरे कहने पर महीने में सिर्फ एक बार होते थे। इतना ही नहीं, सपने वाली वो जियांग वॉनिंग कभी सॉन्ग जिनियान को नहीं भूली। भले ही उसने सॉन्ग के साथ कोई हद पार नहीं की थी, पर उसने अपना सारा प्यार और परवाह उसी पर लुटा दी थी। हमारे बीच की शादी सिर्फ एक दिखावा थी जो 20 साल तक खिंचती रही, जब तक कि वो 55 साल की नहीं हो गई। उस साल उसकी दवा बनाने वाली कंपनी में एक बड़ा हादसा हुआ। असल में ये हादसा सॉन्ग जिनियान की वजह से हुआ था। उस वक्त सॉन्ग जिनियान ने किसी और से शादी कर ली थी। उसकी पत्नी एक अमीर खानदान की लड़की थी। सपने वाली जियांग वॉनिंग उस लड़की से बहुत जलती थी, फिर भी उसने सॉन्ग के खानदान को कई बिजनेस मौके दिए ताकि सॉन्ग ऐशो आराम से रह सके। पर सॉन्ग के ससुराल वाले भरोसे के लायक नहीं थे। दवा बनाने के एक छोटे से काम में उन्होंने बड़ी गलती कर दी, जिससे जहरीली दवा बन गई और कई लोग मारे गए। जियांग इन सब मामलों को सुलझाने में पागलपन की हद तक व्यस्त थी, और तभी आधी रात को सॉन्ग जिनियान का फोन आया। उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसकी पत्नी बिजनेस ट्रिप पर गई है, इसलिए कोई उसके पास नहीं है। उसने जियांग से तुरंत आने को कहा। सपने वाली जियांग वॉनिंग सॉन्ग के पीछे वाकई पागल थी। वो आधी रात को बर्फीले तूफान में अपनी कार लेकर सॉन्ग की तरफ भागी, पर सड़कों पर जमी बर्फ और थकान की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। सपने वाली जियांग वॉनिंग 55 साल की उम्र में मर गई। पर चमत्कार देखिए, मरने के बाद भी उसकी चेतना पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वो उस दुनिया में होने वाली हर चीज को साफ देख सकती थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि उसकी मौत के बाद मैंने आखिरकार वो एल्बम खोला जो उसने तिजोरी में रखा था। वो एल्बम सॉन्ग जिनियान की तस्वीरों से भरा था। उसकी स्कूल की विदाई से लेकर कॉलेज लाइफ तक, उसका हर जन्मदिन, हर वो जगह जहां वे साथ गए थे, उसने सब कुछ संजो कर रखा था। सपने वाले मैंने वो एल्बम देखकर समझ लिया कि जियांग के दिल में क्या था। इतना ही नहीं, सपने वाली जियांग ने मरने से पहले एक वसीयत की थी, जिसमें उसने अपनी सारी जायदाद सॉन्ग जिनियान के नाम कर दी थी। जियांग वॉनिंग को इससे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि असल में भी उसने यही सोचा था कि शादी के बाद वो अपनी वसीयत सॉन्ग के नाम कर देगी। उसे हमेशा लगता था कि जब वो सॉन्ग को नाम और खुशियां नहीं दे सकती, तो कम से कम पैसा तो दे ही सकती है। इसीलिए उसने मुझे नसबंदी स्टेरिलाइजेशन के लिए धोखा दिया था, ताकि मेरे साथ उसका कोई बच्चा ना हो। और सपने में उसने बिल्कुल यही किया था। 20 साल की शादी में हमारा कोई बच्चा नहीं था। सारी जायदाद सॉन्ग जिनियान को मिल गई। मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, सिवाय उन कर्जों के जो जियांग ने छोड़ दिए थे, और पति होने के नाते वे सब अपने आप मेरे नाम हो गए। असल में मेरी दौलत इतनी थी कि मैं वे कर्ज चुका सकता था, पर बदकिस्मती से पीड़ितों के परिवारों को ये नहीं पता था। उन्हें लगा कि जियांग ने मुझे कुछ नहीं दिया है, इसलिए मैं कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। गुस्से में आकर उन्होंने मुझे चाकू मारकर मार डाला। उस भयानक दर्द और डर ने जियांग वॉनिंग को नींद से जगा दिया। जागने पर वो एक पल के लिए समझ नहीं पा रही थी कि वो इस दुनिया की जियांग वॉनिंग है या सपने वाली दुनिया की। उसके जज्बात बहुत उलझे हुए थे। होश आते ही वो पहले तो खुश हुई कि इस दुनिया का मैं अभी जिंदा हूं, उसकी वजह से किसी ने मुझे मारा नहीं है। पर अगले ही पल उसे याद आया कि भले ही मैं जिंदा हूं, पर मैं ऐसी जगह चला गया हूं जहां वो मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगी। उसे दम घोटने वाला दर्द महसूस हुआ। आखिर सपने में जो कुछ भी हुआ, कम से कम 20 साल तक तो मैं उसके पास था, पर अब उसने मुझे पूरी तरह खो दिया था। ये सोचकर उसका दिल बैठने लगा। हर सांस लेने में उसकी पूरी ताकत लग रही थी। उसे इस हालत में देखकर माँ डर गईं और उसे हिलाते हुए बोलीं, वॉर्निंग, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्या कहीं दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाऊं? तब जाकर जियांग वॉनिंग ने अपनी रोती हुई आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, मम्मी, लगता है मुझे वाकई सियाओ यी चेन से प्यार है। ये वाक्य कहते ही उसे लगा जैसे उसके दिल पर रखा पत्थर जमीन पर गिर गया हो। आखिरकार वो अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और उनका सामना करने के लिए तैयार थी। ये सुनकर जियांग की माँ दंग रह गईं, पर फिर वो रोने लगीं। हाँ, मैं ये बहुत पहले से जानती थी। सब कहते हैं कि माँ से बेहतर बच्चे को कोई नहीं समझता। मैंने तो तब से देख लिया था जब तुम छोटी थी कि तुम्हारे दिल में ये चेन है, पर मुझे समझ नहीं आता था कि तुम इसे मानती क्यों नहीं। पर मैं जानती थी कि तुम उसे पसंद करती हो,
इसीलिए मैंने इस शादी के लिए जोर दिया। वरना तुम्हें क्या लगता है, एक माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी को उसकी मर्जी के खिलाफ सिर्फ अपनी सहेली के वादे के लिए मजबूर करती? पर तुम पागल बच्ची, तुम्हारे दिल में वो था तो तुमने पहले क्यों नहीं माना? तुमने पहले उसके साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं किया? तुमने क्यों उसका दिल इतना दुखाया कि वो राख जैसा दिल लेकर चला गया और अब तुम्हें एहसास हो रहा है? जियांग वॉनिंग वहीं जमी रह गई। हाँ, वो खुद को बहुत समझदार समझती थी। उसे लगता था कि बिजनेस की दुनिया में वो पलक झपकते ही दुश्मनों की चालें समझ लेती है। पर वो अपने खुद के दिल को क्यों नहीं समझ पाई? शायद सिर्फ थोड़े से विद्रोह, रिबेलियन की वजह से। वो और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते थे। बचपन में वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। घर घर खेलते वक्त वो हमेशा मेरे साथ मम्मी पापा बनना चाहती थी। पर चीजें कब बदली? वो उसके हाई स्कूल का साल था। मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। उसकी माँ ने अचानक कहा कि वो दोनों खानदानों के बीच सगाई करना चाहती हैं ताकि मैं उनके परिवार का हिस्सा बन जाऊं। और उसी वक्त जियांग वॉनिंग का अपनी यूनिवर्सिटी की पसंद को लेकर अपने मम्मी पापा से जबरदस्त झगड़ा हुआ था। उसके मम्मी पापा चाहते थे कि वो खानदानी बिजनेस संभालने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े, पर उसका सपना फैशन डिजाइन का था। आखिरकार उसने हार मान ली और वही विषय चुना जो उसे पसंद नहीं था, पर उसके दिल में वो विद्रोह दबा रहा। और जब उसके मम्मी पापा ने उसकी सगाई तय की तो वो गुस्सा फूट पड़ा। उसे लगा कि उसके मम्मी पापा न सिर्फ उसकी पढ़ाई बल्कि उसकी शादी और भविष्य में भी दखल दे रहे हैं। उसी गुस्से में उसने मेरे साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि मेरे साथ बुरा व्यवहार करना उसके मम्मी पापा के खिलाफ एक तरह का विरोध है। और फिर जब वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली थी तब वो सोंग जिनियान से मिली। सोंग जिनियान और मैं बिल्कुल अलग थे। मैं होशियार था, सोंग सीधा सादा था। मैं दरियादिल था, सोंग डरपोक था। मैं एक रईस और स्वाभिमानी लड़का था, सोंग एक अनाथ था जिसके पास कुछ नहीं था। इसी बड़े फर्क की वजह से जियांग वॉनिंग ने सोंग जिनियान पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे कि जितना बेहतर वो सोंग जिनियान के साथ पेश आती उतना ही वो ये साबित कर पाती कि मैं उसकी पसंद नहीं हूं। उसने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसके माता पिता ने उसे मजबूर किया था। उसे खुद एहसास नहीं था कि वो अनजाने में अपनी इस टेढ़ी सोच की कैदी बन चुकी थी और गलत फैसले ले रही थी। पर अब उसे समझ आ गया था कि सोंग जिनियान वैसा सीधा सादा नहीं था जैसा वो सोचती थी। पर अगर वो वैसा ही लड़का होता जैसा उसने सोचा था तब भी वो उससे वाकई प्यार नहीं करती थी। उसके मन में सोंग के लिए सिर्फ 30% तरस और 70% बगावत थी। असल में जिसे वो हमेशा से अपने दिल में चाहती थी वो मैं था। आखिर अब उसने खानदानी बिजनेस का लगभग सारा हिस्सा अपने हाथ में ले लिया था और वो कंपनी की असली मालिक बन चुकी थी। अगर वो वाकई मुझसे शादी नहीं करना चाहती होती तो वो अपने मम्मी पापा की बात पूरी तरह ठुकरा सकती थी। पर वो हमेशा इस शादी में उलझे रहने के लिए वादे को निभाने का बहाना बनाती रही। वो दरअसल मुझसे प्यार करती थी। पर अब जब उसने सब कुछ साफ साफ सोच लिया था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पास बैठी जियांग की माँ रोते हुए बोलती रही, अब बहुत देर हो चुकी है। ये चेन का प्रोजेक्ट कई सालों का है, शायद उसे लौटने में 20 साल लग जाएं। तुम दोनों ने आखिरकार एक दूसरे को खो दिया है। जो बीत गया सो बीत गया। इस दुनिया में किसका दिल एक बार नहीं टूटा। बस अब इसे भूल जाओ। जाओ और किसी ऐसे को ढूंढो जिसे तुम वाकई पसंद करती हो। जियांग वॉनिंग पूरी तरह कांप उठी। उसने अपनी नजरों में एक जिद के साथ ऊपर देखा। नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। जियांग की मां हक्का बक्का रह गई। जियांग वॉनिंग ने अपनी मुट्ठियां भींची और मजबूती से बोला, जब तक ये चेन इस दुनिया में है मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगी। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसके पीछे जाऊंगी। हाँ, बस एक पल में जियांग वॉनिंग ने सब कुछ सोच लिया था। सपने में उन दोनों के मरने और 20 साल तक एक ही बिस्तर पर अजनबियों की तरह रहने से तो बेहतर यही था कि असल जिंदगी में कम से कम उम्मीद तो थी। तो क्या हुआ अगर मैं चला गया था? जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा था वो मुझे ढूंढ सकती थी। इसके अलावा उसे यकीन था कि चूंकि मैं उसे इतना पसंद करता था तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। बस पहले उसने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था जिससे मैं हार मान गया और कुछ समय के लिए दूर भागना चाहता था। पर अब उसे भी अपने असली दिल का एहसास हो गया था। अगर वो सही से मेरा पीछा करे तो वे अभी भी एक हो सकते थे। जियांग की माँ का मुंह फिर से खुला का खुला रह गया। कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? ये चेन एक टॉप सीक्रेट नेशनल प्रोजेक्ट पर गया है। तुम उसे कैसे ढूंढ पाओगी? जियांग वॉनिंग के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाई तो मैं उसका इंतजार करूंगी। 10 साल 20 साल मैं इंतजार कर सकती हूं। तुमने क्या कहा? माँ दंग रह गईं, पर अपनी बेटी के चेहरे पर वो पक्का इरादा देखकर उन्हें समझ आ गया कि वो अब उसे किसी भी कीमत पर नहीं समझा सकती। आखिर उनके सामने अब वो पुरानी लड़की नहीं थी जिसके लिए वे फैसले लेते थे। वो अब पूरी तरह बड़ी हो चुकी थी। अब न तो वो और न ही जियांग के पिता उसके किसी भी काम में दखल दे सकते थे।
जियांग वार्निंग ने तुरंत कदम उठाए। अस्पताल से निकलने के बाद उसने कई लोगों से संपर्क किया और अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके ये पता लगाने की कोशिश की कि मैं किस प्रोजेक्ट और किस बेस पर हूं। पर बदकिस्मती से ये प्रोजेक्ट वाकई बहुत गुप्त था। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे कोई खबर नहीं मिली। इसलिए उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया और अलग अलग एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स में भारी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह के प्रोजेक्ट असल में सरकार के कंट्रोल में होते हैं, पर कुछ प्राइवेट कंपनियां भी इनमें शामिल होती हैं।